अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? फाइनली दिस इज द probably last topic we are going to learn in the subject Introduction to Software Engineering. Today we are going to learn about the software risk management. Till then, on several occasions, on different topics, you have heard about the risk, software risk management. And always I told you, informed you that we are going to learn about the software risk later on in detail. So this is the time, this is the lecture in which we are going to learn about the software risk management. Today's topic is software risk management. First of all, what does the software risk management stands for? क्या मतलब है सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट का? सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट में वो एक्शंस होते हैं that help a software team understand and manage the uncertainty. इसकी मदद से सॉफ्टवेयर टीम अंडरस्टैंड करती है, समझती है और मैनेज करती है गैर यकीनी सूरत हाल को, अनसर्टेनिटी को। मैनी प्रॉब्लम्स कैन प्लग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिट्रैक कर सकती हैं, रोक सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। रिस्क इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। रिस्क एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी आ सकती है। इट माइट हैपन, इट माइट नॉट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, इट्स अ रियली गुड आइडिया टू आइडेंटिफाई इट। बेहतर यही है, आए या ना आए, बेहतर यही है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर लें, असेस इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये देख लें कि कितने परसेंट चांसेस हैं इस रिस्क के होने के, एस्टिमेट इट्स इम्पैक्ट, उसके कितना इम्पैक्ट होगा अगर वो हुआ, रिस्क अगर हुआ तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, एंड एस्टेब्लिश अ कंटिजेंसी प्लान। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो एक कंटिजेंसी यानी बैकअप प्लान बना लें कि अगर रिस्क अगर हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस डिट्रैक्ट ना हो, फेल ना हो। रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट द फ्यूचर। ऑब्वियसली हम फ्यूचर के बारे में कंसर्न शो कर रहे होते व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिस्क, कि क्या हो सकता है, व्हाट रिस्क माइट कॉज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू गो ट्विस्टेड। तो कौन से रिस्क हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोजेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं। चेंज इज योर कंसर्न, कि कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आएंगी फ्यूचर में या आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, प्रोसेस को प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक रिस्क है। रिक्वायरमेंट्स चेंज, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, टारगेट इन्वायरमेंट्स and all other entities connected to the project affect timeline and overall success. Then you must handle with choices. फिर आपके पास इतनी choices होनी चाहिए कि आप रिस्क को मुख्तलिफ वे से जो बेस्ट अवेलेबल उससे मिटिगेट कर सकें, उसे बेहतर तरीके से डील कर सकें। What methods and tools should you use? How many people should be involved? How much emphasis on quality is enough? ठीक है? There are broadly two different strategies of risk. One of them is the reactive, other one is the proactive. Reactive यानी होने के बाद जो रिएक्शन शो किए जाए, किसी रिस्क के होने के, अकर होने के बाद जो रिएक्शन शो किया जाए, जो एक्शन लिया जाए, दैट इज द रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी में क्या होता है, नेवर वरिंग अबाउट प्रॉब्लम्स अंटिल दे हैपन। हम उस वक्त तक नहीं सोचते जब तक प्रॉब्लम आ ना जाए। मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टीम्स रिलाइज ऑन रिएक्टिव स्ट्रेटजी। ज्यादातर टीम्स इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही होती है। स्ट्रेटजी मॉनिटर्स द प्रोजेक्ट फॉर लाइकली रिस्क। बस
मॉनिटर किया जाता है प्रोजेक्ट को कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्क आ सकती है, और इंतजार किया जाता है जब वो रिस्क आए तो उसका जवाब दिया जाए, उसे रिस्पॉन्स किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। कोई एम्प्लॉय छोड़ जा सकता है जॉब बीच में से, हमें अंदाजा है, लग रहा है उसे कहीं और अप्लाई किया हुआ है, हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे ही वो छोड़े तो हम रिएक्ट करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट लेकर आ जाएंगे, उसका काम किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिसोर्सेज आर सेट असाइड टू डील विद देम। बैकअप प्लान मौजूद होता है, जैसे ही हमें लग रहा है कि ये सिस्टम डाउन हो सकता है, हम इंतजार करेंगे, जब जैसे सिस्टम डाउन होगा रिएक्ट करेंगे, दूसरा सिस्टम मौजूद है वो रिप्लेस कर देगा। रिएक्टिव software team does nothing about this until something goes wrong. Then the team flies into action in an attempt to correct the problem rapidly. होने के बाद जल्दी से टीम आती है और उसे कंट्रोल करती है। दिस ऑफ कॉल्ड फायर फाइटिंग मूड, यानी आग लगने के बाद आग बुझाना, फायर फाइटिंग मूड। एंड दिस फेल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्स ओवर एंड द प्रोजेक्ट इज इन रियल ट्रबल। अगर आप रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के तहत भी कंट्रोल नहीं कर सकते रिस्क को, तो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम आती है, फिर तो क्राइसिस आ जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रियल ट्रबल में आ जाएगा, फिर क्राइसिस आ जाएंगे, उसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम टेक ओवर करती है। प्रोएक्टिव अप्रोच कौन सी है? कंसिडरेबली मोर इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी फॉर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कोई रिस्क होने से पहले सोच लिया जाए क्या क्या रिस्क अकर हो सकता है, तो पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए। Besides, long before technical work is initiated, तो टेक्निकल वर्क स्टार्ट होगा उससे बहुत पहले ही हमने अपनी तैयारी कर ली, जन बना लिया। पोटेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाइड, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। देयर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट आर असेस्ड, कितने परसेंट चांसेस है उनके अकर होने के, अगर हुए तो कितना उनका इम्पैक्ट हो सकता है, असेसमेंट की जाती है। एंड दे आर रैंक बाय इंपॉर्टेंस, और तरजीहात की बुनियाद पर उनकी रैंकिंग कर ली जाती है। Then the software team establish a plan for managing the risk. फिर पहले से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वो एक प्लान बना लेती है उन तमाम रिस्क को प्रायोरिटी वाइज, इम्पैक्ट वाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के वाइज मैनेज करने की एक बना लेती है प्लान। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड रिस्क, प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि रिस्क आए ही ना, अवॉइड किया जाए। बट अगर लेकिन सारे रिस्क हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम इंश्योर नहीं कर सकते कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, हम इंश्योर नहीं कर सकते कि मशीन डाउन नहीं होगी, मशीन है कभी भी डाउन हो सकती है। द टीम वर्क्स टू डेवलप अ कंटीजेंसी प्लान दैट विल इनेबल इट टू रिस्पॉन्ड, यानी टीम पहले से कंटीजेंसी प्लान तैयार करके रखती है, सारे रिस्क जो हो सकते हैं उन्हें जहन में रखती है, उन सबके बैकअप प्लान पहले से ही तैयार करके रखती है। There is general agreement that risk always involves two characteristics. रिस्क की हमेशा दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो खसूसियात होती हैं, वन अनसर्टेनिटी, दूसरा लॉस। अनसर्टेनिटी का मतलब ये मशीन डाउन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कई यकीनी सूरत है। और लॉस का मतलब ये इफ द रिस्क बिकम्स अ रियलिटी, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लॉस विल अकर। लॉस भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमेशा रिस्क में होती है, जब भी कोई रिस्क अकर होगा यकीनी है कि इसको कोई ना कोई लॉस होगा, टाइम, budget, reputation, anything, efforts. So these are the two characteristics of risk: uncertainty and loss. When risks are analyzed, it is important to quantify the level of uncertainty and the degree of loss associated with the risk. जब रिस्क को हम एनालाइज करते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, तो एनालाइज किया जाता है तो उनकी अनसर्टेनिटी की भी रेशो निकाला जाता है और उनसे कितना लॉस हो सकता है इसकी भी एनालाइज करके, इसका भी एनालाइज करके पहले से हम देख लेते हैं। टू अकम्प्लिश दिस, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क आर कंसीडर्ड। These are the different categories of the risks. Different categories are risk. First one is the project risk. Threaten the project plan. पूरा जो प्रोजेक्ट का प्लान है उसे खतरा होता है, जिन रिस्क से उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट रिस्क। If project risk become real, अगर ये हो गया, ये रिस्क अगर हो गया प्रोजेक्ट वाला, it is likely that the project schedule will slip and the cost will increase. इस रिस्क की अकर होने से हमारे प्रोजेक्ट का टाइम आगे पीछे हो सकता है, हम टाइमलाइन से बाहर निकल सकते हैं, तो जिससे हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी।
Project is identify potential budgetary, schedule, personal resources and requirements problem and their impact on a software project. फिर हमारी टीम क्या करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन कौन सी बजट्स पर इसका असर हो सकता है, स्केड्यूल कौन से हमें आगे पीछे करने पड़ सकते हैं अगर ये हुआ, स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन से लोग मजीद हमें चाहिए होंगे, आगे पीछे करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज कौन सी चाहिए होंगी, स्टेक होल्डर कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, और रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, और उनका इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे कितना हो सकता है. Project complexity, size and the degree of structural uncertainty are also defined as project risk factor. प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसका कुछ पता ना हो, कितना मुश्किल हो सकता है आगे चल के, ये भी प्रोजेक्ट रिस्क में काउंट होगा. प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, ये भी प्रोजेक्ट रिस्क में काउंट होगा. और स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी, कोई भी हेड, कोई भी मैनेजर, टीम लीडर, कोई भी टेक्निकल हेड कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है, ये भी एक रिस्क है जो प्रोजेक्ट रिस्क के साथ एसोसिएटेड है. Second category is the technical risk. Threaten to quality and timeliness of the software to be produced. इस रिस्क, ये वो रिस्क है जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और डिलीवरी टाइम को हिट करते हैं. If a technical risk becomes a reality, अगर ये हो जाए, implementation may become difficult and impossible. तो वो जो हमारी स्कोप है, हमारा जो प्लान है, उस पर अमल दरामद या तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा या तो नामुमकिन हो जाएगा. टेक्निकल रिस्क, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिजाइन, यानी इनमें इनका असर कहाँ हो सकता है, हमारा जो डिजाइन है मॉड्यूल्स का, उस पर हो सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसे कोडिंग कैसे की जाए, उसके इंटरफेसेस कैसे बनाए जाए, उसकी वेरिफिकेशन की जाए, और उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, टेक्निकल साइड की कोडिंग डिजाइन की मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन टेक्निकल रिस्क कहलाती है. स्पेसिफिकेशन एम्बिग्युइटी, यानी कोई स्पेसिफिकेशन हमारे पास जो बताई गई है का क्लियर मतलब नहीं. टेक्निकल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से टेक्निकल अनसर्टेनिटी है, कोई नई एप्लीकेशन आ सकती है मार्केट में, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो हमारी टेक्नोलॉजी पीछे चली जाएगी. एंड टेक्निकल अनडिजायरेबिलिटी आर आल्सो रिस्क फैक्टर्स, यानी टेक्निकली हम कुछ और रिजल्ट चाह रहे हैं और निकल कुछ और जाए, ये भी वो रिस्क है जिसे हम टेक्निकल रिस्क में काउंट करते हैं. टेक्निकल रिस्क अगर बिकॉज द प्रॉब्लम इज हार्डर टू सॉल्व देन यू थॉट इट वुड. ये कब होते हैं टेक्निकल रिस्क? उस वक्त जब आप प्रॉब्लम को हल्का लेते हैं, आप समझते हैं बहुत आसानी से मैं मॉड्यूल्स बना लूंगा, डिजाइन बना लूंगा, उसे इंटीग्रेट करूंगा और चल जाएगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी. ऐसी सूरत में अक्सर टेक्निकल रिस्क सामने आ जाता है जब आप मिस कैलकुलेट करते हैं. फिर हमारा बिजनेस रिस्क, जो हमारे बिजनेस को हिट करे. कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट सिस्टम दैट नो वन रियली वांट्स. कैसे आ सकते हैं बिजनेस रिस्क? यानी हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दी, बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट प्रोडक्ट बना दी, सिस्टम बना दिया, जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, इससे हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा. या ऐसी प्रोडक्ट बना दी जो अब मजीद कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी में उसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा बिजनेस टाइप ही चेंज हो चुकी है, हमने ऐसी प्रोडक्ट बना दी जिसकी अब हमें जरूरत ही नहीं. पहला वाला था कि मार्केट की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें अब जरूरत नहीं थी बनाने की और हमने बना ली, स्ट्रेटेजी रिस्क है, ये भी बिजनेस कहलाएगा. फिर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द सेल्स फोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल, यानी ऐसी ही प्रोडक्ट बना दें कि सेल्स पर्सन जो है, जिसने सेल करनी है हमारी प्रोडक्ट की, वो मार्केट में बेचने की कोशिश ना करे, वो चाहे ना मार्केट में बेचा जाए, तो कहीं हो ही नहीं सकता कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है या इस प्रोडक्ट को बेचना बहुत मुश्किल है, कुछ भी रीजन, सेल्स पर्सन डू नॉट वांट टू सेल इट. ये कैसे, और वो समझता ना हो कि इसे कैसे सेल किया जाए, तो ये हमारा सेल्स रिस्क, ये भी बिजनेस रिस्क में काउंट होता है. यूजिंग द support of senior management due to a change in focus or a change in people. सीनियर मैनेजमेंट ने कुछ लोगों पर रिलाय करते हुए हमें कहा कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं, और फिर वो लोग
छोड़ गए या उन लोगों ने वैसा डिलीवर नहीं किया, तो मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो गया कि नहीं अब इस प्रोडक्ट को रहने दें, कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, फोकस नहीं रहा। ये मैनेजमेंट रिस्क कहलाता है। इसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है, बिजनेस या लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट। स्पॉन्सर किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने पैसे देना छोड़ दिए, रोक दिए, ऐसा रिस्क बजट रिस्क कहलाएगा, जिस जो कैटेगरी है, जो लाई करेगा अंडर द बिजनेस रिस्क कैटेगरी। फिर हमारे पास कुछ जनरल कैटेगरीज है रिस्क की, पहले स्पेसिफिक थी अब जनरल है। सम सिंपल रिस्क कैटेगराइजेशन वोंट ऑलवेज वर्क। सिंपल जो हमारी हमने से पहले रिस्क कैटेगरीज बनाई, ये हमेशा उन्हीं पे काम नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिन्हें हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक जनरल कैटेगरी भी बनाई है रिस्क। उसकी पहली टाइप है नॉन रिस्क, ऐसे रिस्क जिनका हमें पहले से पता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट, हमें पता हो कि ये जो डेट कहीं बताई गई है कि इस डेट तक हम देंगे, इस डेट तक में नहीं हो सकता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये नॉन रिस्क। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर स्कोप, हमें पहले से पता हो कि रिक्वायरमेंट जो पहले हमने ली है वो कम है, या सॉफ्टवेयर स्कोप मुकम्मल हमें नहीं बताया गया, ये भी एक नॉन रिस्क। या पुअर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या हमें पता हो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वहाँ सिस्टम स्लो चलते हैं, वहाँ लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, रिसोर्सेज कम है, तो हमें पहले से पता होता है अपनी एनवायरनमेंट का। ये भी मुतासिर कर सकता है हमारे प्रोडक्ट को, और ये भी एक किस्म का रिस्क है जिसे नॉन रिस्क है, जिसका हमें पहले से पता होता है। फिर प्रेडिक्टेबल रिस्क, ये वो रिस्क है जो माजी के एक्सपीरियंस से डिराइव करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो माजी में हमने ये प्रोडक्ट बनाई थी, उसमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो हमें पता है कि अब ये प्रॉब्लम्स इसी तरह की प्रोडक्ट में दोबारा आ सकती है। ऐसे रिस्क को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंक्लूडेड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जाम्पल स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ छोड़ के जा सकता है। पुअर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन ना हो तो भी प्रॉब्लम आई थी हमें पिछले में। या डिल्यूशन ऑफ स्टाफ एफर्ट और एज ऑनगोइंग मेंटेनेंस रिक्वेस्ट आर सर्विस, तो ये वो रिस्क है जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में फेस किए थे। तो ये प्रेडिक्टेड रिस्क है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जब हम बनाने जाए। अनप्रेडिक्टेड रिस्क, जिनका हमें पहले से पता ना हो और अचानक आ जाए, they can and do occur but they are extremely difficult to identify and ignore, हम पहले से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाउ टू डू द रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह रिस्क को मैनेज किया जाए। देयर आर 7 प्रिंसिपल्स टू मैनेज द रिस्क। First one is to maintain a global perspective. View software risk within the context of a system in which it is a component and the business problem that it is intending to solve. आप ये देखें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस करना है, उससे आप चाह क्या रहे हैं, तो फिर आप देखें क्या वो सब हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे एसोसिएटेड रिस्क को आप मैनेज करें। तो ये एक पहला प्रिंसिपल है टू मैनेज द रिस्क। सेकंड इज टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, थिंक अबाउट द रिस्क दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। पहले से सोच ले कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो सकती हैं, अभी भी हो सकती है। एस्टेब्लिश कंटीजेंसी प्लान सो दैट फ्यूचर इवेंट्स आर मैनेजेबल, तो उसका आप कंटीजेंसी प्लान बनाएं, अगर चेंज आएगी तो कि कौन वो लोग होंगे जो उस चेंज को अकोमोडेट करेंगे, कैसे चेंज को मैनेज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट किया जाएगा, कोडिंग को कैसे टेक्निकल रिव्यूज किए जाएंगे, टेस्टिंग किया जाएगा, ये सारा ये आप अपने जहन में रखें। थर्ड प्रिंसिपल इज टू इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। भाई कोई भी किसी भी स्टेक होल्डर, किसी भी टीम मेंबर, किसी भी यूजर की तरफ से कोई भी कभी भी अच्छा मशवरा आ सकता है, तो आप वेलकम करें सबको।
कोई भी हमें इनफॉर्मली फॉर्मली जो चाहे मशवरा दे सकता है, कहीं से भी अच्छा मशवरा हमें मिल सकता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज टू इंटीग्रेट consideration of risk must be integrated into the software process. सॉफ्टवेयर प्रोसेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएं, उन सारे प्रोसेसेस में रिस्क फैक्टर को अलग अलग से भी देखा जाए। कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, मॉडलिंग में क्या हो सकता है, डिजाइन में और कोडिंग में क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। फिर emphasize continuous process. The team must be vigilant throughout the software process, modifying identified risk as more information on। जैसे जैसे नई नई चीजें ऐड होती जाए, वैसे वैसे आप उसका रिस्क एनालिसिस दोबारा से करते जाए। फिर डेवलप a shared product vision. If all stakeholders share the same vision of the software, it's likely that better risk identification assessment will occur. सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेकर आए, वो सब एक ही तरह से सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करें, उस पर मुत्तफिक हों। सेवेंथ प्रिंसिपल इज टू इंकरेज द टीम वर्क। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने टीम मेंबर्स को शामिल नहीं करते। हर बंदे का डिफरेंट टैलेंट होगा, डिफरेंट स्किल होगी, डिफरेंट नॉलेज होगी, तो आप किसी से भी कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। वर्क लाइक टीम। नाउ आफ्टर प्रिंसिपल, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क की आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है कि ये रिस्क, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू स्पेसिफाई थ्रेट्स टू द प्रोजेक्ट। एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जिसके थ्रू हम अपने पूरे प्रोजेक्ट प्लान को कौन कौन से रिस्क या थ्रेट्स हो सकते हैं उन्हें स्पेसिफाई करते हैं। यानी कौन कौन से एस्टिमेशन में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्केड्यूलिंग में क्या हो सकती है, रिसोर्स लोडिंग में क्या हो सकता है। बाय आइडेंटिफाइंग नोन एंड प्रिडिक्टेबल रिस्क, जिन जिसके बारे में पता है या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, the project manager takes a first step towards avoiding them when possible and controlling them when necessary। जब हम इन टू टाइप्स के रिस्क जिनका हमें पहले से अंदाजा है या हम जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर उनके कंटिजेंसी प्लान को बना कर रखेगा। There are two distinct types of risk for each of the categories that have been present in previous slides। इसलिए हमने इससे पहले जो भी कैटेगरीज रिस्क की आइडेंटिफाई किए, उनमें हर कैटेगरी में दो किस्म की रिस्क के रिस्क हो सकते हैं, एक जेनेरिक, दूसरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। इनकी सब कैटेगरीज है जो हमने पीछे पढ़ी। जेनेरिक कौन से हैं? कोई भी जेनेरिक जो हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को रिस्क हो सकता है, कोई भी। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क क्या है? कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय दोज हु with a clear understanding of the technology, the people and the environment that is specific to software that is to be built। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क वो रिस्क होता है जो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ एसोसिएटेड हो। अगर आप जनरिक रिस्क की बात करें, कोई भी एम्प्लॉय कभी भी बीच में छोड़ के जा सकता है, ये जनरल रिस्क है। किसी भी प्रोडक्ट के प्लान में ये सामने आ सकता है। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या है? अगर आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा हो सकता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाकर दें तो वो बैलेंस शीट वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे जैसा हमने चाहा था। ठीक है, तो या अगर आप बाय एनुअली बनाकर दें रिपोर्ट, तो हो सकता है कि बाद में आपको कहा जाए कि नहीं, हमने तो एनुअली कहा था या क्वार्टरली कहा था। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क है। To identify product specific risk, the project plan and the software statement of scope are examined and an answer to the following question developed। इस किस्म के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सवाल का जवाब दिया जाए। खसूसी फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट की जो हमारे प्रोजेक्ट प्लान को मुतासिर कर सकते हैं। जो यानी कोई नई चीज इस प्रोडक्ट की जो इससे पहले हमने नहीं की, उसे हमने देखना है, क्योंकि बाकी तो हम नॉन रिस्क है, बाकी तो जनरल है। तो उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक वो रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इसमें कुछ नया है, जो इस प्रोडक्ट के हवाले से ही हमारे सामने आ सकता है।
One method for identify risk is to create a risk item checklist. हम एक तरीका है रिस्क आइडेंटिफाई करने का, हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। वो चेकलिस्ट यूज हो सकती है फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फोकसेस ऑन सम सबसेट ऑफ नॉन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क इन द फॉलोइंग जनरिक सब कैटेगरीज। ये कुछ नॉन और प्रेडिक्टेबल रिस्क की कैटेगरीज है, उन पर मबनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो रिस्क? प्रोडक्ट साइज पहली चेकलिस्ट का आइटम है। रिस्क एसोसिएटेड विद द ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट और मॉडिफाइड। प्रोडक्ट का साइज बढ़ सकता है हमारी सोच से। कभी भी हम बनाना शुरू करें तो वो हमें आइडिया ना हो और वो बढ़ जाए हमारी हमारी रेंज से। चेकलिस्ट का पहला आइटम। सेकेंड आइटम, बिजनेस इम्पैक्ट। रिस्क एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और द मार्केटप्लेस। यानी वो रिस्क जो मैनेजमेंट की वजह से सामने आ सकते हैं। रुकावटों की सूरत में हमें मजीद रिसोर्सेज चाहिए, हो सकता है मैनेजमेंट ना दे, ये नॉन रिस्क है। ये सेकंड चेकलिस्ट है, क्या ये होगा या नहीं होगा। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को खुद से जानते हैं, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द टूल्स ऑफ यूज बिल्ड द प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पहले से पता है कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल है बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो हम इसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये वाला रिस्क सामने आ सकता है कि नहीं आ सकता। चेकलिस्ट पे टिक कर सकते हैं अगर मुमकिन, पॉसिबल। फिर स्टेक होल्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक रिस्क है। यानी स्टेक होल्डर जो हमारा कस्टमर है या हमारे जो टीम मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, हम उनकी नेचर को पहले से समझ सकते हैं। स्टेक यानी कस्टमर कभी भी मुकर सकते हैं आपकी बताई हुई स्पेसिफिकेशन से, प्रॉब्लम से, बजट से, टाइमलाइन से। मैनेजमेंट कभी भी कोई चीज हमें देने से मना कर सकती है, मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। ये एक और प्रोबेबल रिस्क है जो हम पहले से नोन होता है या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये भी चेकलिस्ट का आइटम है। प्रोसेस डेफिनेशन, risk associated with the degree to which the software process has been defined and is followed by development। हमने कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट किया, अब उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से जो भी एसोसिएटेड रिस्क है वो हमें पहले से पता होता है। वाटरफॉल में कौन कौन से लिमिटेशन है, इटरेटिव में कौन कौन सी है, स्पाइरल में कौन कौन सी एक्सेप्ट, ये भी चेकलिस्ट का आइटम है। टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ट, risk associated with the complexity of the system to be built and the newness of the technology that is packaged by the system। तो टेक्नोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं, हमें उसका भी पहले से आइडिया होता है इस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड कौन कौन से नए रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर या इस मशीन में कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आती रही हैं। ये भी प्रेडिक्टेबल एंड नोन रिस्क है। ये भी चेकलिस्ट का एक आइटम है कि हम आइडेंटिफाई करें क्या ये वाला रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो टिक कर। स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस, हमें पता होता है कि हमारे पास स्टाफ कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से मसाइल अचानक हमारे सामने आ सकते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क की इसे भी हम टिक कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल है। नाउ ये तो हमने पर्टिकुलर आइटम्स को चेकलिस्ट के तौर पे सिलेक्ट किया। अब ओवरऑल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के रिस्क को किस तरह से हम असेस करते हैं, कुछ सवाल हम पूछते हैं, उनके जवाबों से हमारी असेसमेंट होती है। पहला, हैव टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। हमारा जो मैनेजमेंट है, कस्टमर है, उन्होंने पूरी तरह कमिटमेंट शो की है कि वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। अगर यस तो ये रिस्क नहीं है। अगर हम मुतमईन नहीं है, हमें लगता है कि सपोर्ट नहीं, कमिटमेंट नहीं की, तो एक रिस्क, ठीक है। आर एंड यूजर्स enthusiastically committed to the project and the system for to be built। वो जो एंड यूजर्स है जिन्होंने यूज करना है सॉफ्टवेयर को, क्या वो जज्बाती तौर पर कमिटेड है इस प्रोजेक्ट के साथ, वो पूरी तरह जज्बा रखते हैं इसे यूज करने के लिए। अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये रिस्क नहीं होगा प्रोबेबल। अगर नहीं तो ये रिस्क होगा कि बाद में वो कहें कि नहीं ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम था, तो ये चाहिए ही नहीं था। आर रिक्वायरमेंट्स fully understood by the software engineering team and its customer।
जो रिक्वायरमेंट्स हमने फाइनलाइज की है SRS पर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, क्या पूरी तरह वो कस्टमर ने भी समझ ली कि हाँ बस यही है जो मैंने बताई है, और टीम मेंबर्स ने भी समझ ली कि इन्हें इनकॉर्पोरेट करना है। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं, हमें लगता है नहीं, तो रिस्क। हैव कस्टमर्स बीन इन्वॉल्व फुली इन द डेफिनेशन रिक्वायरमेंट, क्या कस्टमर को रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करने के लिए पूरी तरह इन्वॉल्व रखा गया? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो वो कभी भी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने का कह सकता है, रिस्क। डू एंड यूजर्स हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो उनकी तवक्कुआत है वो रियलिस्टिक है, इतने टाइम और इतने बजट में ही बन सकता है, इससे पहले नहीं बन सकता। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं, हमें लगता है नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है, तो ये एक रिस्क है। इज द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेबल, हमारा प्रोजेक्ट का जो स्कोप है, हमने क्या क्या फीचर रखने, क्या क्या नहीं रखने, वो स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें चेंजेस आ रही है बार बार। अगर स्टेबल है, अगर नहीं बार बार चेंजेस आ रही है, तो रिस्क है, चेंजेस की वजह से रिस्क सामने आता है। देन डज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैव द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो हमने काम के लिए हायर किए, क्या उनके पास स्किल्स हैं, मिक्स स्किल्स हैं? अगर हाँ तो अच्छा सॉफ्टवेयर बनेगा, अगर नहीं तो रिस्क है, कभी प्रॉब्लम आ सकती है। आर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्टेबल, तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है क्या वो स्टेबल है, तो ठीक है, बार बार चेंज हो रही है तो रिस्क है। डज द प्रोजेक्ट टीम हैव एक्सपीरियंस द टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो टेक्नोलॉजी हम बनाने जा रहे हैं, इस पे काम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे टीम मेंबर्स को एक के पास एक्सपीरियंस है? हाँ तो बिल्कुल ठीक, नहीं तो रिस्क। इज द नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्रोजेक्ट टीम एडिक्वेट टू डू द जॉब, जितने लोग चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, उतने लोग अवेलेबल हैं, तो ठीक। अगर हमें लगता है कम है, तो रिस्क आ सकता है। डू ऑल कस्टमर्स और यूजर constituencies agree on the importance of the project, on the requirement for the certain product? तमाम कस्टमर या यूजर एग्री करते हैं प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस पे और रिक्वायरमेंट्स पे? अगर हाँ तो ठीक है, अगर उन्हें इस इंपॉर्टेंस का पता नहीं है, तो रिस्क। इफ एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज आंसर्ड नेगेटिवली, यानी सब सवालों में से जिसका भी जवाब नो में आएगा, मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट शुड बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट फेल। फौरी तौर पे हमें उस रिस्क को मिटिगेट करना है, कोशिश करना है अवॉइड करें, मॉनिटर करना है, देखते रहना है कहाँ रिस्क आता है, मॉनिटर करते रहना है उस पर्टिकुलर एरिया को, और अगर आ जाए वो रिस्क तो उसे मैनेज करना है, पहले से तैयारी करना है। The degree to which the project is at risk is directly proportional to the number of negative responses to these questions. इन 11 क्वेश्चंस में से जितने ज्यादा नेगेटिव जवाब आएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट को रिस्क है। रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है रिस्क के जिनसे रिस्क ड्राइव होता है? परफॉर्मेंस रिस्क, हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये एक रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। अगर कॉस्ट रिस्क, हमें नहीं पता कि कितना खर्चा आ जाएगा इस पर, कॉस्ट रिस्क है, इससे भी रिस्क आ सकता है। सॉफ्टवेयर विल बी इजी टू करेक्ट, यानी एक दफा दे दिया उसमें प्रॉब्लम आई तो उसे ठीक करना आसान है या मुश्किल है, हमें नहीं आइडिया, ये भी एक रिस्क है। इसके रिस्क, हमें नहीं पता हम टाइमली दे सकेंगे डिलीवरी या नहीं, ये भी एक रिस्क है। 4 कैटेगरीज है रिस्क की। एक नेग्लिजिबल, ऐसा रिस्क जिसे हम इग्नोर कर सके, उससे कोई बड़े फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। क्रिटिकल, बहुत फर्क पड़ता है। या कैटास्ट्रॉफिक, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तबाही बर्बादी हो जाएगी। 4 कैटेगरीज है इम्पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क की। ये हम करते हैं रिस्क पर अप्लाई, ताकि हम मिटिगेट कर सके, मॉनिटर कर सके, मैनेज कर सके। देयर आर 3 डिफरेंट steps or procedures applied for the risk. First one is the mitigation. Yani, if a software team adopts a proactive approach to risk, ये उस सूरत में होगी मिटिगेशन अगर सॉफ्टवेयर टीम ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई, ठीक है। अवॉइडेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि रिस्क होने से रोका जाए। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग अ प्लान फॉर रिस्क मिटिगेशन,
इसके लिए प्लान किया जाता है, प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए प्लान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे पास हमें खर्चा है, हमारी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चलेगी, तो हमें खर्चा है कि उसमें मेलवेयर आ जाए, वायरस आ जाए, तो हम पहले से फायरवॉल या एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर उसमें बिल्ट इन कर देंगे, तो वो आने से पहले ही मिटिगेट कर देगी, वो सॉफ्टवेयर उस रिस्क को अक्कर होने से पहले ही मिटिगेट कर देंगे, अगर हमें पहले से पता। और दूसरा स्टेप है मॉनिटरिंग। हमने इंस्टॉल कर दिया एंटीवायरस मेलवेयर, अब कंटिन्यूसली एक तो हमने कोशिश की कि उसे रोक दिया जाए, ठीक है, अब हम मॉनिटर भी करते रहेंगे रिस्क को। आ तो नहीं रहा कोई सॉफ्टवेयर, हमारा कोई भी एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर, कोई फायरवॉल, सारे एंटीवायरस को, दुनिया के सारे वायरसेस या सारे मेलवेयर्स को नहीं रोक सकता, नहीं पकड़ सकता, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो निकल आएंगे। तो मॉनिटर करते रहेंगे कि कोई वायरस या मेलवेयर हमारे एंटीवायरस या फायरवॉल या एंटी मेलवेयर से बचकर आ तो नहीं गया एप्लीकेशन में। ये कहलाती है मॉनिटरिंग। मिटिगेशन होने ना दिया जाए और मॉनिटर किया जाए कि कोई चीज जो हम नहीं रोक सकते वो तो आगे ही रहेगी, जिसे हम रोक ही नहीं सकते। फिर ऐसी सूरत में फिर हम उसे मैनेज करते हैं। आ गया वो वायरस, मॉनिटर किया हमने, अब क्या करें? अब मैनेजमेंट की जाती है, यानी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हमारे एंटीवायरस में ऑप्शन होता है क्वारंटाइन का। जिस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर फाइल स्टोरेज में या फोल्डर में वो मुतासिर करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर फाइल को हम क्वारंटाइन कर देते हैं, ताकि उस एरिया में कोई और एक्सेस ना हो, किसी और फाइल की कनेक्टिविटी ना हो, ताकि वो वहां से बाहर ना निकल सके। दिस इज द मैनेजमेंट। मिटिगेशन इज होने से रोका जाए, मॉनिटरिंग देखते रहें, अगर कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया देन वी नीड टू मैनेज इट, कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटिजेंसी प्लानिंग assumes that mitigation efforts have failed, एंड जब मिटिगेशन फेल हो गई, वायरस आ गया, ऐसी सूरत में रिस्क मैनेजमेंट होती है और कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं, एंड दैट द रिस्क हैज बिकम अ रियलिटी, और रिस्क एक हकीकत बन चुका है। ऐसी सूरत में हम उसे मैनेज करते हैं। These are the three steps applied on the risk. This is the end of uh, this lecture, and I guess this is the end of your course outline. If not required to start any other topic, I probably anticipate that this is the end of your subject and course outline. Hopefully आप सारे लेक्चर समझ लिए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बुक रेफर कर सकते हैं, और अगर कभी इंटरेक्टिव सेशन की अपॉर्चुनिटी हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मेरा नंबर भी ग्रुप पर है, आप मुझसे वहाँ उस नंबर के थ्रू भी ऑलवेज फील फ्री टू कम्युनिकेट टू मी एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग रिगार्डिंग द कोर्स आउटलाइन। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी during the examination, internal and the external as well. So best of luck. Hope to see you very soon again whenever we are giving the opportunity. Till then, Allah.